रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। डॉक्टर सुधांशु अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी उनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने मोबाइल उठाकर देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। पहले तो उन्होंने साइलेंट पर कर दिया, मगर फिर जब दोबारा फोन बजने लगा तो उन्हें लगा शायद कोई इमरजेंसी होगी। उन्होंने फोन उठाया तो सामने से एक छोटी सी बच्ची घबराकर बोल रही थी, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, माँ बहुत बीमार है। बेटा आप कौन बोल रहे हैं और मुझे कहाँ आना है? मैं पलक बोल रही हूँ। हाईवे के पास ही हमारा घर है, वेलकम होम के नाम से। ठीक है बेटा, मैं निकलता हूँ। हाँ, और सुनो, अगर यदि एड्रेस में कोई दिक्कत हुई ना तो मैं दोबारा कॉल करूंगा। कहते हुए डॉक्टर सुधांशु ने फोन रख दिया और अपनी जरूरत का सारा सामान एक ब्रीफ केस में रखा और अपनी कार से हाईवे की ओर निकल गए। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें कॉल करके बुलाया है। डॉक्टर जब अपने घर से निकले थे तभी हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर कुछ देर के बाद ही मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। तेज बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आंधी और तूफान आने शुरू हो गए। डॉक्टर सुधांशु धीरे धीरे अपनी कार आगे बढ़ा रहे थे, मगर सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक किसी इंसान का तो क्या, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। ऐसी सुनसान काली सड़क पर मौसम की बेरुखी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अंधेरे में घने पेड़ भी किसी के होने का एहसास दिला रहे थे। वैसे तो सुधांशु को डर नहीं लगता था, मगर ना जाने क्यों आज उसका मन भूत प्रेत पर यकीन करने को कर रहा था। एक बार को तो मौसम और आसपास का माहौल देख उसके मन में वापस अपने घर लौट जाने का विचार आया, मगर फिर अपने प्रोफेशन की मजबूरी कह लो या इंसानियत, सुधांशु ने वो विचार छोड़ दिया और हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चला था कि झटके से उसकी कार रुक गई। उसने दोबारा कार को चालू करने की कोशिश की, मगर कार चालू नहीं हुई। सुधांशु खुद से बोलने लगा, अरे डॉक्टर सुधांशु, इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। एक तो खराब मौसम, ये सुनसान सड़क और ऊपर से कार का खराब होना। यहाँ तो आसपास कोई मदद भी मिलना मुश्किल है। फोन लगाकर ही किसी को बुलाना होगा। सुधांशु अपने मोबाइल से मैकेनिक को फोन लगाने का सोच मोबाइल हाथ में लिया ही था कि मोबाइल बैटरी खत्म होने के कारण बंद पड़ा हुआ था। उन्होंने कार में चार्जर की पिन ढूंढकर मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाया तो पिन में तेजी से स्पार्किंग हो गई और पूरा वायर जल गया। सुधांशु कार में बैठे बैठे आसपास किसी को मदद के लिए ढूंढने लगा। बारिश और तेज होती जा रही थी। रह रहकर हो रही बादलों की गर्जना किसी के भी मन में भय का माहौल पैदा कर दे। तभी अचानक सड़क के किनारे पर लगा हुआ पेड़ भर भराकर गाड़ी के ऊपर गिर गया। गाड़ी का बोनट और कांच पूरी तरह से डैमेज हो गया। सुधांशु जैसे तैसे गेट खोलकर बाहर निकला। डैम! आज तो शायद पूरी रात ही खराब होनी है। यहाँ से तो वापस घर लौट जाना भी बेवकूफी होगी। थोड़ी दूर चलने पर ही शायद उस पेशेंट का घर आ जाता, वहां कुछ मदद मिल सकती, क्योंकि यहाँ तो कोई मदद नहीं मिलने वाली। सोचते हुए बारिश में सुधांशु पैदल आगे बढ़ने लगा। कुछ देर जाने के बाद सामने एक व्यक्ति चलता हुआ नजर आया। जैसे जैसे करीब आ रहा था, सुधांशु को लगा कि शायद उसे इससे मदद मिल जाएगी। वो व्यक्ति रेनकोट पहने हुए था, उसकी कमर झुकी हुई थी। रोशनी के लिए वो व्यक्ति अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए था। सुनसान सड़क पर किसी इंसान को देख सुधांशु की उम्मीद जगी और वो तुरंत भागकर उसके पास पहुंच गया। एक्सक्यूज मी, सुनिए। वो बिना सुधांशु की बात का जवाब दिए उसके करीब से अपने रास्ते चला जा रहा था। सुधांशु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और कहा, बाबा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुधांशु की आवाज शायद अब उसके कानों में पहुंची थी। धीरे से पलटकर सुधांशु की ओर देखने लगा। एक पल को तो सुधांशु उसे देखकर डर गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर सिर्फ आंखें चमक रही थी। फिर हिम्मत जुटाकर सुधांशु धीरे से बोला, बाबा, यहाँ पर आसपास कोई वेलकम होम करके कोई घर है क्या? मुझे वहां जाना है। सुधांशु की ये बात सुनकर वो एकदम सीधा खड़ा हो गया और गुस्से भरी निगाह से सुधांशु की ओर देखने लगा। बाबा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वेलकम होम किसने बुलाया है तुम्हें?
वेलकम होम में एक छोटी सी लड़की ने ना। बुजुर्ग की बात सुनकर अब सुधांशु उनकी ओर हैरत से देख रहा था। हाँ बाबा, एक छोटी बच्ची ने ही बुलाया है। चले जाओ यहाँ से, कोई बीमार नहीं है। यदि तुम उस घर में पहुंचे तो तुम्हारी मौत तय है। चले जाओ यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मेरे पास फोन आया था, कोई तो इमरजेंसी जरूर होगी, तभी तो रात को मुझे बुलाया होगा ना। मेरा काम था तुम्हें आगाह करने का, बाकी तुम्हारी इच्छा। कहते हुए वो बुजुर्ग उसके पास से आगे निकल गया। एक सेकंड बाद ही जब सुधांशु ने पलटकर उसे ढूंढने की कोशिश की तो वहां पर कोई नहीं था। सुधांशु को अपने आप पर यकीन नहीं हुआ कि क्या वो खुद से बात कर रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब बारिश धीरे धीरे बंद हो गई थी। तेज आंधी हल्की हल्की हवाओं में बदल चुकी थी। चारों तरफ खामोशी का सन्नाटा फैला हुआ था। इस तरह की खामोशी सुधांशु ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी इस खामोशी के बीच उसे एक आहट सुनाई दी, मानो कि उसके आसपास कोई मौजूद हो। वो पलटकर अपने आसपास देखने लगा, कोई भी उसे नजर नहीं आया। तभी अचानक उसने सामने देखा तो एक छोटी बच्ची खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वो धीरे धीरे डॉक्टर सुधांशु के करीब आई। डॉक्टर साहब? हाँ? आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। सुधांशु धीरे धीरे उस बच्ची के पीछे चलने लगा। हाईवे से उतरकर जंगलों के बीच खुला मैदान था, जहां पर बड़ी सुंदर हवेली बनी हुई थी। जंगलों के बीचों बीच इतनी खूबसूरत हवेली देख सुधांशु को बहुत हैरानी हुई। मैग्नेट पर बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम होम लिखा था। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा लटका हुआ था। जैसे ही सुधांशु ने हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। सामने बड़ा सा हॉल था जो कई सारी खूबसूरत चीजों से सजा हुआ था। सोफा सेट, कालीन, सब कुछ मकान मालिक की शानदार पसंद की गवाही दे रहा था। सुधांशु उस हॉल की खूबसूरती में खो सा गया। बच्ची उसके करीब आई और उसे अपनी माँ के पास चलने के लिए बोलने लगी। वो उसके पीछे पीछे उसकी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। पलंग पर एक बेहद ही खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। सुधांशु को देख वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे सुधांशु की ओर बढ़ने लगी। कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? जी, मैं सुधांशु हूँ। आपकी बेटी ने आपके इलाज के लिए बुलाया है। मेरी बेटी ने बुलाया है? आप होश में तो है? यहाँ पर अकेली रहती हूँ। अरे अभी कुछ ही देर पहले तो आपकी बेटी का फोन आया था और अभी हाईवे से वही तो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। मुझे आपका चेकअप करना है, प्लीज मुझे इसकी इजाजत दीजिए। जी, तबीयत तो मेरी ही खराब है, मगर आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बेटी आपको कैसे बुला सकती है? उसे तो मरे 2 साल हो गए हैं। देखिए, ये है उसकी तस्वीर। वो तस्वीर उसी लड़की की थी जो सुधांशु को हाईवे से बंगले तक लेकर आई थी। सुधांशु कभी हैरानी से उस तस्वीर की ओर तो कभी उस महिला की ओर देखता। तभी उसे अपने सामने पलक खड़ी हुई नजर आई जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। खूबसूरत सी लड़की एक डरावनी शक्ल में बदलने लगी। आंखों की जगह काले गड्ढे, फटी हुई फ्रॉक, हाथ पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी, सिर पर से खून बह रहा था। उसे देखकर सुधांशु के मुंह से चीख निकल गई। उसे चीखते हुए देख महिला हैरानी से बोली, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? सुधांशु अब जल्दी से वहां से निकलना चाह रहा था। उसे तुरंत अपना ब्रीफकेस निकाला और उस महिला का इलाज करने के लिए स्टेथोस्कोप से धड़कनें चेक करने की कोशिश की तो उसे धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी, मानो कोई जिंदा लाश हो। ये देख सुधांशु कभी अपने स्टेथोस्कोप को चेक करता तो कभी उसकी धड़कन सुनने की कोशिश करता। इस दिल ने तो कब से धड़कना बंद कर दिया है। आप करीब आ जाओ, शायद दिल धड़कना शुरू कर दे। कहते हुए वो धीरे धीरे सुधांशु के करीब आने लगी। सुधांशु वहां से पीछे हट गया। ये क्या कर रही हैं आप? अपनी हद पे रहिए। मैं प्रोफेशनली लोगों को ट्रीट करता हूँ, इस तरह से नहीं। बाहर इतना खूबसूरत मौसम है, अंदर इतने बड़े घर में, क्यों ना हम दोनों मौके का फायदा उठाया जाए। देखिए, ये कुछ दवाइयाँ हैं और इसे टाइम पर ले लीजिएगा और जरूरत लगे तो दोबारा कॉल करके बुला लीजिएगा। मुझे यहाँ से अब जाने की इजाजत दीजिए। एक और मरी हुई लड़की की आत्मा, दूसरी तरफ महिला का अजीब सा व्यवहार। सुधांशु उस घर से भागकर बाहर निकलना चाहता था। तभी वो खूबसूरत सी महिला भयानक डायन के रूप में
सुधांशु के सामने आ गई। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। खूबसूरत सा घर खंडर में बदल चुका था। एक और डायन खड़ी थी, दूसरी ओर छोटी सी बच्ची की आत्मा। सुधांशु को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। बहुत दिनों बाद एक सच्चा और अच्छा इंसान सामने आया है। जाओ, तुम्हें आजाद किया। ये सब क्या है? मुझे फोन लगाकर यहाँ क्यों बुलाया गया? बहुत पहले की बात है। मेरे पति और मैंने शहर के चकाचौंध से दूर जंगल में शांति से रहने के लिए यहाँ पर घर बनाया था। पति किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। एक रात अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तब पलक ने डॉक्टर को फोन लगाया, मगर डॉक्टर मेरा इलाज करने के बजाय मुझे अकेला देख जोर जबरदस्ती करने लगा। पलक मुझे बचाने आई तो उसने पलक को तेजी से दीवार की तरफ धक्का दिया, जिससे उसके सर पर लग गया और पलक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद वो घबरा गया और उसी घबराहट में उसने मुझे भी मारकर घर के पीछे के बगीचे में गाड़ दिया। जब पलक के पापा शहर से वापस आए तो हम दोनों उन्हें नहीं मिले। उसी डॉक्टर ने उनके मन में हम दोनों के खिलाफ जहर घोल दिया कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। हमारी यादों से दूर जाने के लिए पलक के पापा ने भी इस घर को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक पलक और मैं हर डॉक्टर से बदला लेते हैं, मगर तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। चलो जाओ यहाँ से। सुधांशु घर पर आने के बाद कुछ दिनों तक पलक और उसकी माँ के बारे में सोचता रहा। काफी पता करने पर उसने पलक के पापा को ढूंढ निकाला और उन्हें सारी सच्चाई बताई। घर के आंगन से जब उन दोनों की लाश निकालकर अंतिम संस्कार किया गया, तब पलक और उसकी माँ की आत्मा को शांति मिली। आज भी खूबसूरत सा वेलकम होम पलक और उसकी माँ की यादें ताजा किए हैं। कहीं आप भी तो किसी बुरे इरादे से वेलकम होम नहीं जा रहे हैं?